टॉपिक विल बी बिहार प्रांतीय किसान सभा और किसान आंदोलन। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नवंबर 1929 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव किसे बनाया गया था? श्री कृष्ण सिंह को। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस मेले के अवसर पर हुई थी? सोनपुर मेला। स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ किन नेताओं ने बिहार के गाँव में घूमकर किसानों को संगठित किया था? राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, यमुना काजी आदि। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1929 कहाँ आयोजित हुआ था? सोनपुर में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का द्वितीय सम्मेलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? 1934 ईस्वी में गया में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का द्वितीय सम्मेलन गया में 1934 में। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तृतीय सम्मेलन 1935 कहाँ आयोजित किया गया था? हाजीपुर में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तृतीय सम्मेलन 1935 कहाँ आयोजित किया गया था? हाजीपुर में। तृतीय प्रांतीय किसान सम्मेलन हाजीपुर के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ बिहार में बर्खास्त आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? बढ़ैया टाल मुंगेर। मुंगेर के बढ़ैया टाल बढ़ैया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। गया क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? यदुनंदन शर्मा। राहुल सांकृत्यायन ने बिहार के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राहुल सांकृत्यायन ने बिहार में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अन्नाबारी और अम्बाबारी, सारण, सिवान। राहुल कृत्यायन ने बिहार के किस क्षेत्र में? तो सारण या सिवान क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब वो था अन्नाबारी और अम्बाबारी। यमुना काजी ने बिहार के किस क्षेत्र में किसानों को संगठित किया था? दरभंगा और सारण। यमुना काजी ने बिहार के किस क्षेत्र में किसान को संगठित किया था? दरभंगा और सारण में। बिहार में किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव प्रांतीय किसान सभा द्वारा पारित किया गया था? 1935 के हाजीपुर सम्मेलन में। बिहार में किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव प्रांतीय किसान सभा द्वारा पारित किया गया था? 1935 के हाजीपुर सम्मेलन में। बर्खास्त भूमि से क्या तात्पर्य है? वह भूमि जिसे मंदी के कारण लगान न चुका पाने पर जमींदारों ने किसानों के से छीन लिया हो। बिहार में प्रांतीय किसान सभा के गठन का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार और अत्यधिक लगान वसूली। बिहार में प्रांतीय किसान सभा के गठन का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार और अत्यधिक लगान वसूली। 1933 में गया में आयोजित किसान सम्मेलन के संबंध में क्या सत्य है? 1933 में गया में आयोजित किसान सम्मेलन के संबंध में क्या तात्पर्य है? इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की दयनीय स्थिति पर ऐतिहासिक भाषण दिया और आंदोलन तेज किया। कार्यानंद शर्मा का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार का कौन सा जिला है? मुंगेर, लखीसराय, बढ़ैया जिला। कार्यानंदन शर्मा का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार का कौन सा जिला था? मुंगेर, लखीसराय, बढ़ैया जिला। बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस सम्मेलन में पहली बार जमींदारी प्रथा को सीधे चुनौती दी गई थी? तृतीय सम्मेलन हाजीपुर 1935 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस सम्मेलन में पहली बार जमींदारी प्रथा को सीधे चुनौती दी गई थी? तृतीय सम्मेलन हाजीपुर 1935 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का मुख्य आश्रम या केंद्र कहाँ स्थित है? सीताराम आश्रम, बिहटा, पटना में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का प्रमुख आश्रम या केंद्र कहाँ स्थित था? सीताराम आश्रम, बिहटा, पटना में। किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए यमुना काजी और राहुल किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए यमुना काजी और राहुल सांकृत्यायन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार का। किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए यमुना काजी और राहुल सांकृत्यायन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार का। बिहार में मालगुजारी रोको आंदोलन का नारा सबसे पहले किसने बुलंद किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मालगुजारी रोको, सहजानंद सरस्वती। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता वाले गया सम्मेलन 1934 की मुख्य मांग क्या थी? किसानों की कर्ज माफी और बर्खास्त भूमि की वापसी। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता वाले गया सम्मेलन 1934 की मुख्य मांग क्या थी? किसानों की कर्ज माफी और बर्खास्त भूमि की वापसी। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बढ़ैया टाल आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? 1936 से 1939 में। कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में बढ़ैया टाल आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? 1936 से 1939 के दौरान। बिहार के किसान नेताओं में किसे अदम्य साहसी और जुझारू नेता माना जाता था जिसने जेल यात्रा की थी? राहुल सांकृत्यायन को। किसान सभा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं था? ब्रिटिश सेना में भर्ती को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य केवल किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। किसान आंदोलन का किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का विलय अखिल भारतीय किसान सभा में आंशिक रूप से हुआ? 1936 ईस्वी में। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का विलय? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का विलय अखिल भारतीय किसान सभा में आंशिक रूप से हुआ? 1936 ईस्वी में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में किसान आंदोलन के उभार के लिए कौन सा वर्ग सबसे अधिक उत्तरदायी था? शोषक जमींदार वर्ग।
स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में किसान आंदोलन के उभार के लिए कौन सा वर्ग सबसे अधिक उत्तरदायी था? शोषक जमींदार वर्ग। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जो किसानों से संबंधित है? मेरा जीवन संघर्ष। उनकी आत्मकथा है। यदुनंदन शर्मा ने गया के किस विशेष क्षेत्र में रेवड़ा सत्याग्रह चलाया था? रेवड़ा गया में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? स्थानीय किसान कार्यकर्ताओं और स्वामी सहजानंद सरस्वती के आहन को। बिहार प्रांतीय किसान सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है? स्थानीय किसान कार्यकर्ताओं स्वामी सहजानंद के आहन को। बीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से बीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से प्रथम तीन सम्मेलन का सही कालानुक्रम क्या है? सोनपुर 1929, गया 1934, हाजीपुर 1935। 1934, 1935 सोनपुर, गया, हाजीपुर। अन्ना बारी सत्याग्रह का संबंध बिहार के किस आधुनिक आंदोलन से है? बसाक्त भूमि वापसी हेतु किसान आंदोलन, नेतृत्व करता राहुल सातकृत्यायन। अन्ना बारी सत्याग्रह बसाक्त भूमि वापसी हेतु किसान आंदोलन। इस कारण से अन्ना बारी सत्याग्रह का संबंध बिहार के इस आधुनिक आंदोलन से है, तो बसाक्त भूमि किसान वापसी के हेतु किसान आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव कौन थे? एनजी रंगा, महासचिव एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के समय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन चल रहा था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में बिहार के किस नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में बिहार के किन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सातकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा ने। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में बिहार के किन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सातकृत्यायन और कार्यानंद शर्मा ने। अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन और किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिलाना। अखिल भारतीय किसान घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? 1936 में, लखनऊ अधिवेशन के बाद। अखिल भारतीय किसान घोषणा पत्र अखिल भारतीय किसान घोषणा पत्र अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन और किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिलाना। अखिल भारतीय किसान घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? 1936 में, लखनऊ अधिवेशन के बाद। अखिल भारतीय किसान घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? 1936 में, लखनऊ अधिवेशन के बाद। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने अध्यक्षीय भाषण में किसानों को क्या सलाह दी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने अध्यक्षीय भाषण में किसानों को क्या सलाह दी थी? उन्होंने कहा था कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए स्वयं संगठित होना होगा और कांग्रेस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव एनजी रंगा का संबंध मूलतः किस प्रांत से था? आंध्र प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंसी से था। 1936 के लखनऊ सम्मेलन में बिहार के अलावा और किस राज्य के किसान नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश का। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किस आंदोलन का जनक कहा जाता है? भारतीय किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण क्या था? आंसर है कांग्रेस का जमींदारों के प्रति नरम रुख और वर्ग संघर्ष से बचने की नीति। अखिल भारतीय किसान सभा के किस नेता ने क्रांतिकारी किसान आंदोलन का समर्थन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती और वामपंथी झुकाव वाले नेताओं ने। अखिल भारतीय किसान सभा के किस नेता ने क्रांतिकारी किसान आंदोलन का समर्थन किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती और वामपंथी झुकाव वाले नेताओं ने। लठ हमारा जिंदाबाद का नारा किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन के दौरान। लठ हमारा जिंदाबाद का नारा दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? फैजपुर, 1936 में ही कांग्रेस अधिवेशन के साथ फैजपुर में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष के बाद कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह असंतोष व्यक्त किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष के बाद कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह असंतोष व्यक्त किया? 1937 से 38 में प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के गठन और उनके द्वारा किसानों की उपेक्षा के बाद।
1937-38 में प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के गठन और उनके द्वारा किसानों की उपेक्षा के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के मुखपत्र का नाम क्या था? अखिल भारतीय किसान सभा के मुखपत्र का नाम क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रांतीय पत्रिकाएं थी। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रांतीय पत्रिकाएं थी जिनमें बिहार की हुंकार सबसे प्रमुख थी। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का किसान सभा को क्या सहयोग था? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का किसान सभा को क्या सहयोग था? उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से किसान सभा के समाजवादी एजेंडे का समर्थन किया था। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से किसान सभा के समाजवादी एजेंडे का समर्थन किया था। 1930 के दशक में भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित किसान आंदोलन किस प्रांत में था? बिहार प्रांत में। 1930 के दशक में भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित किसान आंदोलन किस प्रांत में था? बिहार प्रांत में। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? जिसके बाद आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया था। 26 जून 1950 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 26 जून 1950 को हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष से किया गया था? नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? नवंबर 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन 1927 कब? नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन भारत में बम्बई की स्थिति को पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में बना और 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंच गया था। साइमन कमीशन के बिहार आगमन की ऐतिहासिक तिथि क्या थी? 1928 में, पर 12 दिसंबर 1928 में पहुंचा था। पहले आया था बम्बई 3 फरवरी 1928 में, फिर 12 दिसंबर 1928 में आया था बिहार। साइमन कमीशन का पटना आगमन होने पर उसका विरोध करने के लिए सर्वदलीय बैठक कहाँ बुलाई गई थी? पटना में। साइमन कमीशन का पटना आगमन होने पर उसका विरोध करने के लिए सर्वदलीय बैठक कहाँ बुलाई गई थी? पटना में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए पटना में आयोजित सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम ने। साइमन कमीशन के विरोध की योजना बनाने के लिए बिहार में किस प्रमुख नेता के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सभा हुई थी? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किस तारीख को व्यापक हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया था? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। कमीशन के पहुंचने के दिन, जिस दिन पहुंचा था 12 दिसंबर 1928 को, उसी दिन। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज श्वेत थे और कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन के पटना पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने। बिहार के किस राष्ट्रवादी नेता ने साइमन कमीशन के देशव्यापी बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में किस नारे का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। कौन? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में युवाओं को संगठित करने में किस संगठन की मुख्य भूमिका थी? बिहार यूथ लीग की। साइमन कमीशन के पटना आने पर काले झंडे दिखाने वाले प्रदर्शनकारी पर ब्रिटिश पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई नेताओं को गिरफ्तार किया। सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किन राजनीतिक दलों या गुटों ने हिस्सा लिया था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी के स्थानीय नेताओं ने। सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किन राजनीतिक दलों या गुटों ने हिस्सा लिया था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी के स्थानीय नेताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बिहार दौरे का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा करना और प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखना। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की समीक्षा करना और प्रांतीय प्रशासन देखरेख करना। साइमन कमीशन के विरोध ने बिहार में किस नए राजनीतिक उभार को जन्म दिया? इसने सभी ने अवज्ञा। साइमन कमीशन के कारण सभी ने अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की और राष्ट्रवाद को तीव्र किया गया। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है जिन्होंने साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार विभूति। साइमन कमीशन के बिहार आगमन के समय प्रांतीय गवर्नर कौन था? साइमन कमीशन के बिहार आगमन के समय प्रांतीय गवर्नर कौन था? सर एडमंड हेनरी चामियर या तत्कालीन कार्यवाहक प्रशासक थे। क्या बिहार के किसी भी नेता या सदस्य को साइमन कमीशन का मुख्य समिति में जगह मिली थी? नहीं, किसी भी भारतीय या बिहारी को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार का कौन सा शहर पटना के अलावा मुख्य केंद्र बना? भागलपुर और मुजफ्फरपुर, जहां स्थानीय स्तर पर विरोधी सभाएं पहुंची थी। पटना के अलावा साइमन कमीशन का मुख्यालय और कहां बना था? मुख्य केंद्र बना था भागलपुर और मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नमक सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस ऐतिहासिक तिथि को हुई थी? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार में गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को, लेकिन बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में मिट्टी से नमक बनाकर बिहार में नमक सत्याग्रह का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
बिहार में नमक सत्याग्रह के लिए सर्वप्रथम किन 2 जिलों को चुना गया था? सारण और चंपारण को। सारण और चंपारण में नमक को बनाया गया था सबसे पहले बिहार में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में नमक कानून तोड़ने के लिए किस स्थान को चुना गया था? नखास पिंड को। नखास पिंड में नमक कानून को तोड़ा गया था। पटना के नखास पिंड में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबिकाकांत सिंह ने। अंबिकाकांत पटना में नखास पिंड में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबिकाकांत सिंह ने। चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने। चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने। मुंगेर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने कहाँ पर? तो मुंगेर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने कौन सा प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शन किया था? नंगी हड़ताल। स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। दरभंगा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस प्रमुख नेता ने किया था? सत्यनारायण सिंह ने। दरभंगा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस प्रमुख नेता ने किया था? सत्यनारायण सिंह ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किस कर को देने से साफ मना कर दिया गया था? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किस कर को देने के लिए साफ मना कर दिया था? चौकीदारी कर। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा जिला है? चंपारण, सारण और मुंगेर। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? चंपारण, सारण और मुंगेर। बेगूसराय क्षेत्र विशेष रूप से है चंपारण, सारण, मुंगेर और बेगूसराय। चौकीदारी कर बंदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सारण जिले के किस स्थान पर पुलिस और सत्याग्रहियों के बीच तीखी झगड़ हुई थी? गोरिया कोठी और बरेजा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार की महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रावती देवी, सैलवाला राय और हसन इमाम की पुत्री सामी इमाम। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार की महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रावती देवी, सैलवाला राय और हसन इमाम की पुत्री। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के संदेश को बिहार के गाँवों तक पहुँचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया गया? प्रभात फेरियाँ, मैजिक लालटेन, व्याख्यान और देशभक्ति गीत के माध्यम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के संदेश को बिहार के गांवों तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया गया था? प्रभात फेरिया का, मैजिक लालटेन का व्याख्यान किया गया था और देशभक्ति गीत गाया गया था। भागलपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था? दीप नारायण सिंह और अब्दुल बारी ने। भागलपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दीप नारायण सिंह और अब्दुल बारी ने। नमक सत्याग्रह के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश सरकार ने किस जेल में बंद किया था? बांकीपुर जेल, पटना में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? स्वदेशी लीग पटना का। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस नेता के प्रयास से हुई है? राम वृक्ष बेनीपुरी और जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद अस्थायी रूप से स्थगित हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद अस्थायी रूप से स्थगित हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नखास पिंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पटना के प्रमुख युवा नेता कौन था? नखास पिंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पटना के प्रमुख युवा नेता कौन था? राम वृक्ष बेनीपुरी और आचार्य कृपलानी के स्थानीय सहयोग। नखास पिंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पटना के प्रमुख युवा नेता कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी और आचार्य कृपलानी के स्थानीय सहयोगी। बिहार में नमक सत्याग्रह के तहत सोरे से नमक बनाने का काम मुख्य रूप से किस जाति या वर्ग द्वारा पारंपरिक रूप से किया गया था? नोनिया समाज के द्वारा। बिहार में नमक सत्याग्रह के तहत सोरे से नमक बनाने का काम मुख्य रूप से किस जाति या वर्ग द्वारा पारंपरिक रूप से किया गया था? नोनिया समाज के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के तहत बिहार में किस वस्तु की बिक्री सबसे अधिक घटी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के तहत बिहार में किस वस्तु की बिक्री सबसे अधिक घटी थी? विदेशी कपड़ों और विलायती नमक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के तहत बिहार में किस वस्तु की बिक्री सबसे अधिक घटी थी? विदेशी कपड़ों और विलायती नमक। बिहार में नमक सत्याग्रह की सफलता का मुख्य कारण क्या था? ग्रामीण जनता, विशेषकर किसानों और समाज के निचले तबके का व्यापक जुड़ाव तथा राष्ट्रीय चेतना का प्रसार।
नेक्स्ट टॉपिक विल बी सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह की शुरुआत की स्थिति को हुई थी 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए किस स्थान को चुना गया था? नखाड़ा पिंड को। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने। पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने। पटना नमक सत्याग्रह के दौरान अंबिका कांत सिंह के साथ किस अन्य प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी को। पटना नमक सत्याग्रह के दौरान अंबिका कांत सिंह के साथ किस और प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया था? रामवृक्ष बेनीपुरी को। सारण और चंपारण जिलों में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा ने। सारण और चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा ने। मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला नेताओं का नाम क्या थे? रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह। रामदयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह। दरभंगा में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? सत्यनारायण सिंह ने। दरभंगा में नमक सत्याग्रह किसने संभाला था? सत्यनारायण सिंह ने। मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह द्वारा। मुंगेर में 17 अप्रैल 1930 को किस संस्था की स्थापना की गई थी? स्वदेशी लीग की। मुंगेर में 17 अप्रैल 1930 को किस संस्था की स्थापना की गई थी? स्वदेशी लीग की। पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? मुंगेर में 17 अप्रैल 1930 को स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में हुई थी। पटना में स्थापित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम। पटना में स्थापित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम। पटना की स्वदेशी लीग के उपाध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा और गोपाल जी गोपाल को। पटना के स्वदेशी लीग के उपाध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा और गोपाल जी गोपाल को। पटना स्वदेशी लीग के मुख्य सचिव कौन थे? हसन इमाम। पटना स्वदेशी लीग के मुख्य सचिव कौन थे? हसन इमाम। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित स्वदेशी लीग की सभा में किसने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की जोरदार अपील की थी? हसन इमाम ने। बिहार में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1929 में। वर्ष 1929 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? लेडी इमाम ने। वर्ष 1929 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? लेडी इमाम ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं को संगठित करने में किन महिला नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी? श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, चंद्रावती देवी, साधना देवी और सरस्वती देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं को संगठित करने में किन महिला नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी? श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, चंद्रावती देवी, साधन देवी और सरस्वती देवी। बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बिहपुर सत्याग्रह हुआ था? भागलपुर जिले में। भागलपुर के बिहपुर सत्याग्रह का नेतृत्व किन दो प्रमुख नेताओं ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रो अब्दुल बारी ने। बिहपुर सत्याग्रह के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में कौन दो नेता गंभीर रूप से घायल हुए थे? बिहपुर सत्याग्रह के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में कौन से दो नेता गंभीर रूप से घायल हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रो अब्दुल बारी। बिहपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था? प्रो अब्दुल बारी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कौन सा कर टैक्स न देने का एक व्यापक आंदोलन चलाया गया था? चौकीदारी टैक्स। बिहार के किन प्रमुख जिलों में चौकीदारी कर बंद आंदोलन की पूरी तरह सफल रहा था? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, पटना, मुंगेर। ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को अवैध संस्था कब घोषित किया गया था? 30 जून 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ब्रिटिश सरकार ने कब गिरफ्तार किया था? 5
5 जुलाई 1930 को। गिरफ्तार के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में कितने माह की सजा भुगतनी पड़ी थी? 6 माह के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के समय देश के किस राष्ट्रीय नेता ने को भी गिरफ्तार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ देश के जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी से पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अपना उत्तराधिकारी किसे मनोनीत किया था? दीप नारायण सिंह को। दीप नारायण सिंह को। वर्ष 1931 में मुंगेर के गोगरी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस के नेताओं ने मिलकर किया था? गंगा शरण सिंह, रामबख्श बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने। वर्ष 1931 में मुंगेर के गोगरी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन नेताओं ने मिलकर किया था? गंगा शरण सिंह, रामबख्श बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन उत्थान के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1933 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन उत्थान के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1933 ईस्वी में। पटना के नखास पिंड स्थान का ऐतिहासिक महत्व किस आंदोलन से जुड़ा है? नखास पिंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ने से। नखास पिंड। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान किस जिले में विपिन बिहारी वर्मा ने स्वयंसेवकों का जत्था तैयार किया था? चंपारण और सारण में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए कौन सी मुख्य रणनीति अपनाई गई थी? स्वदेशी लीग के गठन और विदेशी वस्तुओं की दुकान पर धरना। बिहार में किस वर्ष महिलाओं ने राजनीतिक आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर सामूहिक भागीदारी की? 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। भागलपुर का बेहपुर क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस मुख्य कारण से चर्चा में रहा? पुलिस उत्पीड़न और सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठीचार्ज के कारण। बिहार विधान परिषद से प्रो अब्दुल बारी का इस्तीफा ब्रिटिश सरकार की किस नीति के विरोध में हुआ था? कांग्रेस नेताओं और जनता पर की गई पुलिस या बर्बरता का विरोध में। चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से भारत के किस प्रांत से तीव्र हुआ था? बिहार से। ग्रामीण क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को कमजोर करने के लिए बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चौकीदारी कर बंद करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस आंदोलन के दौरान पहली बार हजारीबाग जेल जाना गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दीप नारायण सिंह की बिहार के संदर्भ में क्या भूमिका थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के कार्यवाहक नेता के रूप में थे दीप नारायण सिंह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जेल जाने के बाद का कार्यकाल को आगे बढ़ाना। वर्ष 1931 में बनी प्रारंभिक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में कौन शामिल थे? वर्ष 1931 में बनी प्रारंभिक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में कौन शामिल थे? गंगा शरण सिंह, रामबख्श बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। गंगा शरण सिंह, रामबख्श बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। बिहार में दलितों के सामाजिक सामाजिक उत्थान और हरिजन कल्याण के लिए गठित प्रांतीय बोर्ड के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? महात्मा गांधी। स्वदेशी लीग की बैठकों का मुख्य केंद्र पटना का कौन सा भवन था? अंजुमन इस्लामिया हॉल। स्वदेशी लीग की बैठकों का मुख्य केंद्र पटना का कौन सा भवन था? स्वदेशी लीग की बैठकों का मुख्य केंद्र पटना का कौन सा भवन था? अंजुमन इस्लामिक हॉल। बिहार में 1930 के दशक में किस कमिश्नरी जिलों में चौकीदारी टैक्स देने से किसानों ने साफ मना कर दिया था? तिरहुत, सारण और भागलपुर कमिश्नरी जिलों में। बिहार में 1930 के दशक में किस कमिश्नरी जिलों में चौकीदारी टैक्स देने से किसानों ने साफ मना कर दिया था? तिरहुत, सारण और भागलपुर कमिश्नरी के जिलों में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शाहाबाद जिले में आंदोलन का मुख्य एजेंडा क्या था? नमक कानून का उल्लंघन और चौकीदारी कर का बहिष्कार। सर अली इमाम का संबंध बिहार में किस राष्ट्रवादी संगठन की अध्यक्षता से था? स्वदेशी लीग से। सर अली इमाम का संबंध था स्वदेशी लीग से। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में लेडी इमाम का मुख्य योगदान क्या था? 1929 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता कर महिलाओं को जागृत करना। रामबख्श बेनीपुरी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? पटना में नमक कानून भंग करने और सरकार विरोधी भाषण देने के कारण रामबख्श बेनीपुरी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हुआ था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में गोगरी का क्या महत्व है? गोगरी जिसे मुंगेर कहते हैं, मुंगेर का महत्व क्या है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में? यहाँ 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की नींव रखी गई थी। यहाँ 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रारंभिक नींव रखी गई थी। तारापुर गोलीकांड और विविध तथ्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तारापुर गोलीकांड और विविध तथ्य। तारापुर गोलीकांड बिहार के किस जिले में और किस वर्ष घटित हुए थे? मुंगेर जिले में 1932 में घटित हुई थी। तारापुर गोलीकांड बिहार के किस जिले में और कब घटित थे? मुंगेर जिले में और 1932 में हुई थी। किस राष्ट्रीय घटना आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी को दोबारा गिरफ्तार किया गया जिसका असर तारापुर में दिखा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण के बाद तारापुर गोलीकांड की सटीक तिथि क्या थी? 15 फरवरी 1932 ईस्वी। तारापुर गोलीकांड की सटीक स्थिति क्या थी? 15 फरवरी 1932। तारापुर में देशभक्ति युवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसके कारण विवाद हुआ था? तारापुर थाना भवन और राष्ट्रीय ध्वज फहराना। तारापुर में देशभक्ति युवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसके कारण विवाद हुआ था? तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना। तारापुर गोलीकांड के समय वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम कौन था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था? ई ओले। अब जाके ऊपरा में झंडा फहराएगा ले मार टकरा, इसलिए ई ओले दिया यहाँ पे आदेश तारापुर गोलीकांड में लाठीचार्ज का। गोलीकांड के समय मुंगेर के पुलिस अधीक्षक एसपी का नाम क्या था? WS ब्रेमनर। गोलीकांड के समय मुंगेर के पुलिस अध्यक्ष जिसे एसपी बोलते हैं का क्या नाम था? WS ब्रेमर। तारापुर पुलिस थाने के सामने ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे? 34 स्वतंत्रता सेनानी जिसमें 13 ज्ञात और 21 अज्ञात थे। तारापुर पुलिस थाने के सामने ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे? 34 स्वतंत्रता सेनानी जिसमें 13 ज्ञात और 21 अज्ञात थे। ब्रिटिश सरकार ने अपनी क्रूरता छिपाने के लिए तारापुर के शहीदों के शवों के साथ क्या क्या किया गया था? शवों को सुल्तानगंज के समीप गंगा नदी में बहा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी क्रूरता छिपाने के लिए तारापुर के शहीदों के शवों के साथ क्या किया था? शवों को सुल्तानगंज के समीप गंगा नदी में बहा दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में तारापुर गोलीकांड को किस बड़े नरसंहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे बड़ा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर तारापुर हत्याकांड गोलीकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुधार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ष 1984 में तारापुर में शहीद स्मारक भवन का निर्माण किस मुख्यमंत्री के कार्यालय में कराया गया था और वर्तमान में इसे राजकीय सम्मान कब मिला? वर्ष 1984 में बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा शहीद स्मारक भवन का निर्माण कराया गया था। पुस्तक में दिया गया है नीतीश कुमार 1984 गलत मुद्रण था। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 1922 में यहाँ भव्य शहीद पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया और प्रतिवर्ष 15 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा किया। मुख्यमंत्री था चंद्रशेखर सिंह था जो शहीद स्मारक भवन का निर्माण करवाया था। ये पुस्तक में गलत दिया हुआ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री 2022 में यहाँ भव्य शहीद पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया और प्रतिवर्ष 15 फरवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई। अलीपुर बम कांड के सिलसिले में बिहार के किस क्रांतिकारियों को सर्वप्रथम फांसी की सजा हुई थी? अब्बास अली को। अलीपुर बम कांड के सिलसिले में बिहार के किस क्रांतिकारी को सर्वप्रथम फांसी की सजा हुई थी? अब्बास अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के इतिहास का सबसे विनाशकारी और प्रसिद्ध भूकंप किस तिथि को आया था? 15 जनवरी 1934 को। अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी ने केवल राहत कार्य के लिए मुंगेर का दौरा किया था। 1934 में महात्मा गांधी ने केवल राहत कार्य के लिए मुंगेर का दौरा किया था। 15 जनवरी 1934 में बिहार के इतिहास का सबसे विनाशकारी और प्रसिद्ध भूकंप किस तिथि को? भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में। 1934 के भूकंप के दौरान गांधी जी ने मुंगेर में किस युवा का पीठ थपथपाई थी और क्यों? एक मलबे में दबी वृद्ध महिला को सुरक्षित बाहर निकालने वाले साहसी युवा को। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा गांधी के साथ बिहार आने वाले अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डुमरांव में भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने किन अनोखी और क्रूर युक्ति का उपयोग किया था? लाठी से भड़काए गए सांडों का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश पुलिस की इस क्रूर युक्ति की याद में डुमरांव के किन गाँव में आज भी लाठी महोत्सव मनाया जाता है?
नुआव और चैगारी गांव में। ब्रिटिश पुलिस की इस क्रूर युक्ति की याद में डुमरांव के किन गांवों में आज भी लाठीचार्ज महोत्सव मनाया जाता है? नुआव और चौगाह गांव में। नुआव और चौगाई गांव में। तारापुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्माण कांग्रेस के किस आह्वान पर लिया गया था? तारापुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्माण कांग्रेस के किस आह्वान पर लिया गया था? सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराकर सवानी अवज्ञा प्रकट करने के आह्वान पर। तारापुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय कांग्रेस के किस आह्वान पर किया गया था? सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराकर सवानी अवज्ञा प्रकट करने के आह्वान पर। नेक्स्ट, ईओ ली और डब्ल्यू.एस. ब्रेमनर। ईओ ली और डब्ल्यू.एस. ब्रेमनर का संबंध बिहार के किस कुख्यात दमन चक्र से है? तारापुर गोलीकांड 1932 से। बिहार के इतिहास में 15 फरवरी का दिन क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन तारापुर के 34 अमर शहीदों की स्मृति में राजकीय शहीद दिवस मनाया जाता है। 34 अमर शहीदों की स्मृति में राजकीय शहीद दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाठी महोत्सव का ऐतिहासिक संबंध बिहार के किस अनुमंडल क्षेत्र से है? डुमरांव बक्सर जिले में। अब्बास अली को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस विशिष्ट मामले में मृत्युदंड दिया गया था? अब्बास अली को अलीपुर बम कांड में संलिप्त के कारण। वर्ष 1934 में आए बिहार भूकंप के दौरान राहत कार्यों की कमान राष्ट्रीय स्तर पर किसने संभाली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता का बिहार के राजकीय परिदृश्य पर क्या तत्कालिक प्रभाव पड़ा? दमन चक्र तेज हुआ, कांग्रेस अवैध घोषित हुई और तारापुर जैसी घटनाएं हुई। जलियांवाला बाग की तरह ही बिहार का कौन सा स्थान शहीदों की धरती कहा जाता है? के लिए प्रसिद्ध हुआ? तारापुर, मुंगेर। नेक्स्ट टॉपिक, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1935 का अधिनियम। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1935 का अधिनियम। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अनौपचारिक बैठक पटना में किस वर्ष आयोजित किया गया था? जुलाई 1931 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अनौपचारिक बैठक पटना में किस वर्ष अपनाई गई थी? जुलाई 1931 में। जुलाई 1931 में पटना में हुई बैठक में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का विचार किन नेताओं ने रखा था? गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने। सोशलिस्ट पार्टी जुलाई 1931 में पटना में हुई बैठक में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का विचार किन नेताओं ने रखा था? गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामचंद्र मिश्रा ने। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की विविधता या औपचारिक संबंध किस वर्ष हुआ था? औपचारिक संबंध किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1934 में। बिहार कांग्रेस अनौपचारिक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1931 और औपचारिक स्थापना 1934 में। वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना अधिवेशन पटना में किस स्थान पर हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। 1934 में आयोजित इस औपचारिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 के इस ऐतिहासिक समाजवादी अधिवेशन का आयोजन किसके आवास सहयोग से मुख्य रूप से जुड़ा था? अनुग्रह नारायण सिंह के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना और किसान मजदूरों को जोड़ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव संपन्न हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 1935 के प्रावधानों के अनुसार 152 सीट बिहार में था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे? 139 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे? चुनने वाले सिर्फ 139 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। 137 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिहार विधानसभा के 152 सीटों में से कितनी सीटों पर पूर्ण विजय प्राप्त हुई थी? 98 सीटों पर। 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिहार विधानसभा की 152 सीटों में से कितनी सीटों पर पूर्ण विजय प्राप्त हुई थी? 98 सीटों पर। जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार की किस विशिष्ट राजनीतिक पार्टी के गठन से मुख्य रूप से था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार की किस विशिष्ट राजनीतिक पार्टी के गठन का मुख्य रूप से था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की जोड़ी ने बिहार में किस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया?
समाजवादी बिहार को। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण की जोड़ी ने बिहार में किस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया? समाजवादी विचारधारा को। प्रांतीय स्वायत्तता के तहत बिहार में पहला चुनाव किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत कराया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1937 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद बिहार में सरकार बनाने वाली मुख्य राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का संबंध किस समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना से है? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वर्ष 1931 और 34 के बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रयासों में क्या मुख्य अंतर था? 1931 में यह एक अनौपचारिक संगठन था, जबकि 1934 में इसे विविध अखिल भारतीय स्तर से संबंध मिला। बिहार में कांग्रेस को 1937 के प्रांतीय चुनाव में किस प्रकार का बहुमत मिला था? भारी स्पष्ट बहुमत 152 में 98 सीटें मिली थी। 1935 के अधिनियम के तहत बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसमें विधानसभा की सीटें कितनी थी? 152 सीटें। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अनुग्रह नारायण सिंह की क्या भूमिका थी? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इस गठन में अनुग्रह नारायण की क्या भूमिका थी? उन्होंने 10 आंदोलन अधिवेशन को महत्वपूर्ण संगठनात्मक सहयोग प्रदान किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी और गंगा शरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ किस राजनीतिक विंग के मुख्य स्तंभ थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट विंग के। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को किस प्रकार के संवैधानिक दर्जा प्राप्त था? जिसे एक स्वायत्तता प्रांत का दर्जा मिला था। बिहार को एक स्वायत्तता प्रांत का दर्जा मिला था। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत का मुख्य कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन और किसान आंदोलन में कांग्रेस सक्रिय भूमिका। आचार्य नरेंद्र देव को 1934 के पटना अधिवेशन में क्या दायित्व सौंपा गया था? आचार्य नरेंद्र देव को 1934 के पटना अधिवेशन में क्या दायित्व सौंपा गया था? इन्हें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। टॉपिक बिल्ली बिहार प्रांतीय आम चुनाव 1937 एवं कांग्रेस मंत्रिमंडल। बिहार में 1937 का प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम के तहत कराया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 152 सीटें। इस चुनाव में किस पार्टी की बिहार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिली थी? मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी को। 1937 के बिहार चुनाव में मोहम्मद यूनुस की इंडिपेंडेंट पार्टी ने कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 20 सीटों पर। चुनावों के बाद बिहार के तत्कालीन गवर्नर ने सर्वप्रथम किसे सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था? बाबू श्री कृष्ण सिन्हा को। श्री कृष्ण सिंह ने प्रारंभ में सरकार बनाने के आमंत्रण को क्यों स्वीकार कर दिया था? क्योंकि वे राज्यपाल के वैधानिक हस्तक्षेप और विशेष शक्तियों के प्रयोग न करने का ठोस आश्वासन चाहते थे। श्री कृष्ण सिंह ने इनकार के बाद बिहार के किस नेता ने प्रांतीय सरकार बनाने का जिम्मा उठाया था? मोहम्मद यूनुस बिहार के किस राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे? इंडिपेंडेंस पार्टी, स्वतंत्र दल के पार्टी के। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का गठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल आधुनिक संदर्भ में मुख्यमंत्री बनने का गौरव इतिहास से किसे प्राप्त था? मोहम्मद यूनुस को। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री आधुनिक संदर्भ में मुख्यमंत्री बनने का गौरव इतिहास में किसे प्राप्त है? मोहम्मद यूनुस को। वर्ष 1937 के शासन ढांचे में प्रांतीय सरकार के वास्तविक मुखिया को किस वैधानिक पदनाम से जाना जाता था? प्रधानमंत्री के पदनाम से। कांग्रेस महासमिति के आश्वासन के बाद बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। कांग्रेस महासमिति के आश्वासन के बाद बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को गठित बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। 20 जुलाई 1937 को गठित बिहार के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह के इस प्रथम मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह को।
श्री कृष्ण सिंह के इस प्रथम मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? रामदयालु सिंह को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया था? रामदयाल सिंह को। प्रथम बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के रूप में किसका चयन हुआ था? प्रो अब्दुल बारी का। प्रथम बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के रूप में किसका चयन हुआ था? प्रो अब्दुल बारी का। श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने ब्रिटिश सरकार के सामने पहली बार किस संवेदनशील मुद्दे पर सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी थी? राजनीतिक कैदियों क्रांतिकारी की जेल से रिहाई के मुद्दों पर। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के सवाल पर पैदा हुए संवैधानिक गतिरोध के कारण कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दे दिया था? 15 फरवरी 1938 को। राजनीतिक कैदियों की रिहाई के सवाल पर पैदा हुए संवैधानिक गतिरोध के कारण अंग्रेजी मंत्रिमंडल ने कब इस्तीफा दे दिया था? 15 फरवरी 1938 को। किस वायसराय और प्रांतीय गवर्नर के बीच हुए समझौते का आश्वासन के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना इस्तीफा वापस लिया था? वायसराय लॉर्ड लिथगो और बिहार के गवर्नर के आश्वासन पर। वायसराय लॉर्ड लिथगो और बिहार के गवर्नर के आश्वासन पर। गतिरोध समाप्त होने के बाद बिहार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का सिलसिला अंततः किस तिथि से सुचारू हुआ? 26 फरवरी 1938 को। गतिरोध समाप्त होने के बाद बिहार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का सिलसिला अंततः किस तिथि से सुचारू हुआ था? 26 फरवरी 1938 को। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने काश्तकारों को बड़ी राहत देने के लिए किस कानून में व्यापक संशोधन किया था? बिहार टेनेसी एक्ट। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने काश्तकारों को बड़ी राहत देने के लिए किस कानून में व्यापक संशोधन किया था? बिहार टेनेसी एक्ट। काश्तकारी अधिनियम में मुस्लिम जनमानस को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बिहार में मुस्लिम संपर्क आंदोलन की कमान मुख्य रूप से किसने संभाली थी? प्रो अब्दुल बारी ने। मुस्लिम जनमानस को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बिहार में मुस्लिम संपर्क आंदोलन की कमान मुख्य रूप से किसने संभाली थी? प्रो अब्दुल बारी ने। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बिना सहमति के भारत को युद्ध में कब शामिल घोषित किया गया? 3 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बिना सहमति के भारत को युद्ध में कब शामिल घोषित कर दिया? 3 सितंबर 1939 को। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन घसीटने के विरोध में बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस तिथि को सामूहिक इस्तीफा सौंपा? 31 अक्टूबर 1939 को। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन घसीटने के विरोध में बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस तिथि को सामूहिक इस्तीफा सौंपा? 31 अक्टूबर 1939 को। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के राष्ट्रव्यापी इस्तीफे की खुशी में मुस्लिम लीग ने पूरे देश में किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 152 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटों पर सीधे चुनाव जीता था? 98 सीटों पर। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 152 सीटों में से कांग्रेस ने कितनी सीटों पर सीधे चुनाव जीता था? 98 सीटों पर। विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से बिहार का कौन सा जिला था? मुजफ्फरपुर जिला। विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से बिहार का कौन सा जिला था? मुजफ्फरपुर जिला। श्री कृष्ण सिंह के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का प्रभार किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता को दिया गया था? डॉक्टर सैयद मोहम्मद को। श्री कृष्ण सिंह के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का प्रभार किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता को दिया गया था? डॉक्टर सैयद मोहम्मद को। वर्ष 1937 के चुनावों के समय मताधिकार का आधार व्यापक न होकर किन योग्यताओं पर सीमित था? टैक्स, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। 1937 के चुनावों के समय मताधिकार का आधार व्यापक न होकर किन योग्यताओं पर सीमित था? टैक्स, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय बिहार के किन क्षेत्रों में कुछ सांप्रदायिक तनाव उभरे थे जिन्हें सरकार ने नियंत्रित किया था? शाहाबाद, गया और पटना के कुछ ग्रामीण इलाकों में। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय बिहार के किन क्षणों मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय बिहार के किन क्षेत्रों में कुछ सांप्रदायिक तनाव उभरे थे जिन्हें सरकार ने नियंत्रित किया था? शाहाबाद, गया और पटना के कुछ ग्रामीण इलाकों में। 1938 में बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन कहाँ हुआ था जिसमें राष्ट्रवाद की रूपरेखा तय की गई थी? पटना में। 1938 में बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन कहाँ हुआ था जिसमें राष्ट्रवाद की रूपरेखा तय की गई थी? पटना में। जमींदारों के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेसी सरकार ने किसके बीच हुए समझौतों के बाद बिहार टेनेसी बिल पारित करवाया? कांग्रेस और जमींदार प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहमति। दलित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस वर्ष से विशेष वजीफा योजना लागू की थी? 1938। दलित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस वर्ष से विशेष वजीफा योजना लागू की? 1938 में। 1937 के प्रांतीय चुनाव में बिहार विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित रखी गई थी? 4 सीटें। 1937 के प्रांतीय चुनाव में बिहार विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित रखी गई थी? 4 सीटें। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों एनसीईआरटी के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को की गई थी। गांधी जी ने इस ऐतिहासिक व्यक्तिगत सत्याग्रह का औपचारिक शुभारंभ देश के किस स्थान से किया था? पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र में। राष्ट्र के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही होने का गौरव किसे प्राप्त है? आचार्य विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा मनोनीत देश के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा मनोनीत देश के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का औपचारिक शंखनाद किस तिथि को हुआ था? 28 नवंबर 1940 ईस्वी को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का औपचारिक शंखनाद किस तिथि को हुआ था? 28 नवंबर 1940 ईस्वी को। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का गौरव किसे प्राप्त? श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का गौरव किसे प्राप्त? श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के दूसरे आधिकारिक व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन चुने गए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के दूसरे आधिकारिक व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन चुने गए थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भाषण देते समय पटना के किस स्थान से ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था? पटना सिटी के चंदन चौक से। अनुग्रह नारायण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भाषण देते समय पटना के किस स्थान से ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था? पटना सिटी के चंदन चौक से। व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के सामने क्या मुख्य मांग रखी थी? युद्ध के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रचार करने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के सामने क्या मुख्य मांग रखी थी? युद्ध के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रचार करने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। बिहार के गया जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह से भाग लेने वाली प्रमुख महिला नेता कौन थी? प्रियंवदा देवी और गौरी दास। बिहार के गया जिले से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिला नेता कौन थी? प्रियंवदा देवी और गौरी दास। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व कर जेल जाने वाली अग्रणी महिला कौन थी? जानकी देवी। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व कर जाने वाली अग्रणी महिला कौन थी? जानकी देवी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार में कुल कितने सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी? लगभग 500 से अधिक सक्रिय सत्याग्रहों ने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार में सत्याग्रह का पहला भाषण देने का कारण कहाँ से हिरासत में लिया गया था? पटना से। व्यक्तिगत सत्याग्रह काल के दौरान ही युद्ध विरोधी गतिविधियों के आरोप में बिहार के किस समाजवादी नेता को मार्च 1940 में ही गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किस समय तक देशव्यापी परिस्थितियों के कारण धीमा पड़ गया था? वर्ष 1941 के उत्तरार्ध तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय पद पर कौन तैनात थे? लॉर्ड लिनलिथगो। सत्याग्रहियों द्वारा जनता के बीच दिया जाने वाला मुख्य युद्ध विरोधी नारा क्या था? ना एक भाई ना एक पाई।
अर्थात ब्रिटिश युद्ध में ना कोई भारतीय सिपाही जाएगा, ना कोई पैसा दिया जाएगा, ना एक भाई ना एक पाई ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कौन सा प्रशासनिक प्रमंडल व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सांगठनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय रहा? तिरहुत और पटना प्रमंडल। बिहार का कौन सा प्रशासनिक प्रमंडल व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान संगठनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय रहा? तिरहुत और पटना प्रमंडल। व्यक्तिगत सत्याग्रह जन आंदोलन से किस मायने में भिन्न था? यह कोई सामूहिक, हिंसक या व्यापक आंदोलन नहीं था, बल्कि गांधी जी द्वारा पूर्व स्वीकृत व्यक्तियों का एक अनुशासित और चयनात्मक विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जन आंदोलन से किस मायने में भिन्न था? यह कोई सामूहिक, हिंसक या व्यापक आंदोलन नहीं था, बल्कि गांधी जी द्वारा पूर्व स्वीकृत व्यक्तियों का एक अनुशासित और चयनात्मक विरोध था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सर्वोच्च मार्गदर्शक और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय आंदोलन के इस दौर में बिहार के किस जिले के स्थानीय किसानों ने भी व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह की अर्जियां दी थी? सारण, दरभंगा जिले के किसानों ने। सारण और दरभंगा जिले के किसानों ने। क्रिप्स मिशन के भारत आगमन की घोषणा के साथ ही क्रिप्स मिशन के भारत आगमन की घोषणा के साथ ही गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को कब पूरी तरह वापस लिया था? दिसंबर 1941 को। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को किस तिथि और शहर में मंजूरी दी गई थी? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को एक साथ गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा गुप्त अभियान चलाया? ऑपरेशन जीरो पावर। 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो तभी उसी के बाद 9 अगस्त 1942 की सुबह में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को एक साथ गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा गुप्त अभियान चलाया था? ऑपरेशन जीरो ऑपरेशन जीरो आवर। 9 अगस्त 1942 को बिहार के सर्वमान्य नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया था? 9 अगस्त 1942 को सदाकत आश्रम पटना से। गिरफ्तारी के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुरक्षा कारणों से किस कारागाह में नज़रबंद रखा गया था? बांकीपुर जेल पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम में गिरफ्तार करने की कार्रवाई पटना के किस तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम में से गिरफ्तार करने की कार्रवाई पटना से किस तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में हुई थी? WG आर्चर की देखरेख में। ब्रिटिश सरकार की इस भीषण दमनकारी नीति के विरोध में बिहार के किस महाधिवक्ता ने सरकारी पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय ने। एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा किस तिथि को दिया था? अगस्त 1942 में, आंदोलन के ठीक भड़कने के बाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुपस्थिति में पटना और उसके आसपास भारत छोड़ो आंदोलन को गति देने वाले अग्रिम पंक्ति के नेता कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा और मथुरा बाबू। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया था। अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा और मथुरा बाबू। ये सब। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पटना सचिवालय गोलीकांड की अमर घटना किस तिथि को घटी थी? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के मुख्य भवन पर तिरंगा लहराने के प्रयास में ब्रिटिश मिलिट्री की गोलियों से कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्रा। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के निहत्थे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक गोली चलाने का अंतिम आदेश किस अंग्रेजी अधिकारी ने दिया था? पटना के जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले उमाकांत प्रसाद सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे? सारण जिले के। नरेंद्रपुर गांव के थे कौन? उमा प्रसाद। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले उमाकांत प्रसाद सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे? सारण जिले के। और किस गांव के? नरेंद्रपुर गांव के। अमर शहीद रामानंद सिंह बिहार के किस जिले और गांव से ताल्लुक रखते थे? पटना जिले के शहादत नगर से। सचिवालय गोलीकांड के नायक शहीद सतीश प्रसाद झा का पैतृक निवास बिहार के किस जिले में था? भागलपुर जिले के खड़हरा गांव में। शहीद जगपति कुमार का संबंध बिहार के किस ऐतिहासिक जिले से था? गया जिले के खरांटी गांव से। कौन था? जगदीश कुमार का संबंध गया जिले खरांटी गांव से था। शहीद देवीपाद चौधरी का मूल घर कहाँ था, जो पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था? सिलहट, वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है सिलहट। सचिवालय सिलहट का कौन था? देवीपद चौधरी। सचिवालय पर झंडा फहराते समय शहीद हुए राजेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के निवासी थे? सारण जिले के बन बारीचक के।
सचिवालय गोलीकांड के 7वें वीर शहीद राम गोविंद सिंह किस स्थान के रहने वाले थे? पटना जिले के दशहरे गांव के। पटना जिले के दशहरे गांव के। 2 पटना का था, 1 गया का था, 2 सारण का था। पटना सचिवालय के ठीक सामने स्थापित शहीद स्मारक की आधारशिला आज़ादी के ठीक बाद कब और किसने रखी थी? 15 अगस्त 1947 को बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्रोही गतिविधियों के कारण जयप्रकाश नारायण को किस जेल में कैद किया गया था? हजारीबाग सेंट्रल जेल, वर्तमान झारखंड में है। जयप्रकाश नारायण अपने 5 जांबाज साथियों के साथ हजारीबाग जेल की ऊंची दीवार लांघकर उसे त्योहार की रात फरार हुए थे, दीपावली की रात 9 नवंबर 1942 को। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले अन्य 4 प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? युगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह और गुलाबी सोनार। सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, ये सारे। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई जंगल में छिपकर किस गुप्त छापामार संगठन का गठन किया था? आज़ाद दस्ता का। बिहार और देश के युवाओं के लिए गठित इस आज़ाद दस्ते का मुख्य युद्ध कौशल और रणनीति क्या थे? ब्रिटिश संचार व्यवस्था को ठप करना, रेलवे ट्रैक उखाड़ना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर शासन को ठप करना। आज़ाद दस्ते के अंतर्गत युवा क्रांतिकारी को घातक हथियार और गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण देने का मुख्य जिम्मा किसने लिया था? सरदार नित्यानंद सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई से भूमिगत रहकर कांग्रेस सोशलिस्ट रेडियो का संचालन करने वाली मुख्य महिला नेता कौन थी जिसने बिहार के युवा प्रेरणा लेते हैं? उषा मेहता। आंदोलन के दौरान जन आक्रोश के कारण बिहार के किस जिले को पूरी तरह ब्रिटिश शासन से कट जाने के बाद अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से अपराधी जिला घोषित किया था? सारण जिले को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध खड़ा करने वाले स्थानीय दस्ते का क्या नाम था? सियाराम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में प्रसिद्ध तारापुर गोलीकांड मुंगेर में जो है जिसमें 34 देशभक्त शहीद हुए थे, वह किस वर्ष की घटना? वो वर्ष घटना 15 फरवरी 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1942 के आंदोलन के दौरान भी इस क्षेत्र में समानांतर सरकारें बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूर्णिया जिले में ब्रिटिश पुलिस का डटकर मुकाबला करने वाली और गोली का शिकार होने वाली महिला कौन थी? राम स्वरूप देवी माधुरी देवी। गया जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के उग्र रूप को संभालने और समानांतर क्रांतिकारी प्रशासन चलाने में किस नेता की भूमिका अहम थी? जगलाल चौधरी का। सारण प्रमंडल के सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों में समानांतर जनता की सरकार का नेतृत्व किसने किया था? शांति देवी और स्थानीय समाजवादियों ने। हजारीबाग जेल से भागने के बाद योगेंद्र शुक्ल को दोबारा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मुजफ्फरपुर से। कब? दिसंबर 1942 में। हजारीबाग जेल से भागने के बाद योगेंद्र शुक्ल को दोबारा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मुजफ्फरपुर से 1942 दिसंबर 1942 में। आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों का मुख्य केंद्र रहा सदाकत आश्रम पटना में किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे सदाकत आश्रम है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार जैसे दरभंगा और मधुबनी के छात्रों और युवाओं को लामबंद करने वाले प्रथम समाजवादी नेता कौन थे जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री हुए? कर्पूरी ठाकुर। ब्रिटिश सरकार के भारी दबाव के बाद नेपाल की राणा सरकार ने जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों को गिरफ्तार कर किस जेल में डाला था? हनुमान जेल, नेपाल। हनुमान नगर जेल का अचानक सशस्त्र धावा बोलकर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्य नेताओं को जेल में किसने छुड़ा लिया था? सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में आज़ाद दस्ते के जाबाज सैनिकों ने। अगस्त 1942 के विद्रोह के दौरान पूरे बिहार में कुल कितने दिनों तक रेल यातायात और डाक तार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी? लगभग 2 सप्ताह से अधिक। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1942 के जन विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश फौजी की गोलीबारी से बिहार में कुल कितने लोग आधिकारिक तौर पर मारे गए थे? लगभग 1000 से अधिक लोग वास्तविक रूप से थे। किस ब्रिटिश वायसराय ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखकर यह स्वीकार किया था कि बिहार का 1942 का विद्रोह 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह? लॉर्ड लिथगो ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखकर यह स्वीकार किया था कि बिहार का 1942 का विद्रोह 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह? लॉर्ड लिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंगेर जिले का कौन सा क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्रता सेनानी के कब्जे में आ गया था? तारापुर और गोगरी क्षेत्र। कटिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस 13 वर्षीय बालक ने थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अपनी शहादत दी थी? ध्रुव कुमार ने।
कटिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस 13 वर्षीय बालक ने थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अपनी शहादत दी? ध्रुव कुमार ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी ने किया था? भगवती देवी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी भगवती देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी और अन्य प्रमुख महिलाओं ने। बिहार का 1942 का आंदोलन किस मुख्य विशेषता के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली बिहार का 1942 का आंदोलन किस मुख्य विशेषता के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली अध्याय माना जाता है? अपनी अभूतपूर्व जन भागीदारी, स्वतः स्फूर्त नेतृत्व और समांतर क्रांतिकारी सत्ताओं की स्थापना के कारण। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सचिवालय हत्याकांड। सचिवालय गोलीकांड, हत्याकांड नहीं। पटना सचिवालय के सामने झंडा फहराने का प्रयास किस तिथि को किया गया था? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किसने किया था? छात्रों के एक विशाल जुलूस ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के तत्कालीन जिलाधीश कौन थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था? WG आर्चर ने। सचिवालय गोलीकांड में आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से कुल कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र। सचिवालय गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 14 छात्र। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सारण, नरेंद्रपुर के। उमाकांत सारण के रहने वाले थे। सचिवालय गोलीकांड में शहीद रामानंद सिंह के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। रामानंद सिंह के पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह। शहीद सतीश प्रसाद झा किस जिले के मूल निवासी थे? भागलपुर, खड़हरा के। भागलपुर के कौन थे? शहीद सतीश प्रसाद झा। जगपति कुमार जो सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए थे किस जिले से संबंधित थे? गया, खरांटी से। राम गोविंद सिंह किस स्थान के निवासी थे जो 11 अगस्त को गोलीकांड में शहीद हुए थे? राम गोविंद सिंह दशरथा, पटना से। राम गोविंद सिंह पटना से थे। शहीद देवीपद चौधरी का पैतृक गांव कौन सा था? सिलहट, जमालपुर। शहीद देवीपद चौधरी का पैतृक गांव कौन सा था? सिलहट, जमालपुर। सचिवालय गोलीकांड में शहीद राजेंद्र सिंह किस कॉलेज के छात्र? पटना कॉलेज के। राजेंद्र सिंह पटना कॉलेज के। स्वतंत्रता के बाद पटना में शहीद स्मारक की आधारशिला कब रखी गई थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता के बाद पटना में शहीद स्मारक की आधारशिला कब रखी गई थी? 15 अगस्त 1947 को। पटना स्थित शहीद स्मारक की आधारशिला बिहार के किस प्रथम राज्यपाल द्वारा रखी गई थी? जय रामदास दौलतराम के द्वारा। पटना के प्रसिद्ध शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण किस वर्ष किया गया था? औपचारिक अनावरण 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया था। शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण देश के किस प्रथम राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण देश के किस प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में एक समानांतर सरकार या राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी? जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। अगस्त 1942 के आंदोलन के दौरान उग्र प्रशासनिक दमन के कारण ब्रिटिश सरकार ने बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया था? सारण जिला को। अगस्त 1942 में बिहार के किस जिले में उग्र भीड़ ने एक राष्ट्रीय हवाई जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया था? भागलपुर में। भागलपुर में क्षतिग्रस्त किए गए राष्ट्रीय विमान के चालक दल को किसने बंधक बना लिया था? स्थानीय आंदोलनकारियों ने। अगस्त 1942 के दौरान डुमरांव में किसके नेतृत्व में उग्र भीड़ ने थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किया था जिसमें कुछ लोग शहीद हुए थे? कपिल मुनि के नेतृत्व में। वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किस स्टेशन के समीपवर्ती गांव पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी सामूहिक जुर्माना लगाया गया था? बिहपुर, भागलपुर के समीप था बिहपुर। वायुसेना विमान दुर्घटना मामले में किस प्रमुख महिला क्रांतिकारी नेता को मुख्य रूप से संलिप्त माना गया था? श्रीमती सियाराम देवी को। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आंदोलन के दौरान गया में वॉलंटियर पार्टी की स्थापना की थी? किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रामनंदन मिश्रा ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आंदोलन के दौरान गया में वॉलंटियर पार्टी की स्थापना की थी? किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रामनंदन मिश्रा ने। रामनंदन मिश्रा द्वारा गठित वॉलंटियर पार्टी के सदस्य मुख्य रूप से किस विचारधारा और संगठन से जुड़ा था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज़ाद दास्तां। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने साथियों के साथ कब फरार हुए थे? 9 नवंबर 1942 को, दीपावली की रात में। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले 5 मुख्य नेता कौन कौन थे? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह। हजारीबाग जेल से भागने के बाद इन नेताओं ने बिहार के युवाओं को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? आज़ाद दास्ता की। आज़ाद दास्ता का गठन मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश के जंगलों में किया गया था? नेपाल के तराई के जंगलों में। आज़ाद दास्ता का गठन मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश के जंगलों में किया गया था? नेपाल के तराई के जंगल में। नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बकरी का टापू नामक स्थान पर। नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बकरी का टापू नामक स्थान पर। आज़ाद दास्ते के मुख्य संयोजक या संचालक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दास्ते के मुख्य संयोजक या संचालक कौन थे? जयप्रकाश नारायण।
आज़ाद दास्ते के स्वतंत्र प्रांतीय कार्यालयों के संचालन का मुख्य जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्थानीय प्रांतीय सोशलिस्ट समितियों को। नेपाल में आज़ाद दास्ता के संस्थापकों को शरण देने वाले स्थानीय जमींदार कौन थे? रामेश्वर सिंह। आज़ाद दास्ते के प्रचार प्रसार और गुप्त रेडियो प्रसारण का प्रभार किस नेता के पास था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास। आज़ाद दास्ते के प्रचार प्रसार और गुप्त रेडियो प्रसारण का प्रभार किस नेता के पास था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास। बिहार में आज़ाद दास्ते का पहला गुप्त प्रशिक्षण शिविर कब और कहाँ शुरू हुआ था? मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के जंगलों में। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के जंगलों में। आज़ाद दास्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। सरदार नित्यानंद सिंह। सरदार नित्यानंद सिंह मूलतः कहाँ के रहने वाले थे और वे किस सेना के भूतपूर्व सैनिक थे? बिहार के, और वे ब्रिटिश भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक थे। आज़ाद दस्ते के पहले बैच में कुल कितने युवकों को गुरिल्ला युद्ध का कठिन प्रशिक्षण दिया गया था? 25 युवकों को। गुरिल्ला सैनिकों को किस प्रकार के हथियारों और विनाशकारी सामग्रियों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता था? बम, पिस्तौल, साधारण बारूद और आग लगाने वाले रसायनों का। आज़ाद दस्ते की मुख्य युद्ध रणनीति क्या थी? ब्रिटिश संचार व्यवस्था, रेलवे तार को ठप करना और तोड़फोड़ करना। आज़ाद दस्ते की मुख्य युद्ध रणनीति क्या थी? ब्रिटिश संचार व्यवस्था जैसे रेल तार को ठप करना और तोड़फोड़ करना। बिहार के किन दो प्रमुख जिलों में आज़ाद दस्ते के बिहार के किन दो प्रमुख जिलों में आज़ाद दस्ते की शाखाएं मूलभूत रूप से सबसे अधिक सक्रिय थी? भागलपुर और पूर्णिया में। नेपाल सरकार ने ब्रिटिश दबाव में आकर मई 1943 में किन प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्याम नंदन सिंह को। गिरफ्तार किए गए इन नेताओं को नेपाल के किस जेल में बंद करके रखा गया था? हनुमाननगर जेल पर अचानक हमला कर जयप्रकाश नारायण और लोहिया को छुड़ाने की योजना किसने बनाई और सफल की थी? सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह ने। हनुमाननगर जेल की साहसिक घटना के बाद जयप्रकाश नारायण बिहार के किस रास्ते से होते हुए पुनः भूमिगत हुए थे? दरभंगा और पूर्णिया के रास्ते से होते हुए। नेपाल सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की धरपकड़ तेज करने के बाद आज़ाद दस्ते का मुख्य कार्यालय कहाँ संचालित किया जाने लगा? भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न अस्थायी पहाड़ी ठिकानों पर। नेपाल सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की धरपकड़ तेज करने के बाद आज़ाद दस्ते का मुख्य कार्यालय कहाँ संचालित किया गया था? भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न अस्थायी पहाड़ी ठिकानों पर। ब्रिटिश सरकार ने फरार नेता जयप्रकाश नारायण को पकड़वाने के लिए कितने रुपये के इनाम की घोषणा की थी? 10,000 रुपये की। ब्रिटिश सरकार ने फरार नेता जयप्रकाश नारायण को पकड़वाने के लिए कितने रुपये के इनाम की घोषणा की थी? 10,000 रुपये की। आज़ाद दस्ते के किस प्रमुख नेता को ब्रिटिश पुलिस ने दिसंबर 1943 में मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था? योगेंद्र शुक्ल को। आज़ाद दस्ते के किस प्रमुख नेता को ब्रिटिश पुलिस ने दिसंबर 1943 में मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था? योगेंद्र शुक्ल को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सियाराम दल नामक एक समानांतर क्रांतिकारी संगठन सक्रिय था। इसके मुख्य नेता कौन थे? सियाराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सियाराम दल नामक एक समानांतर क्रांतिकारी संगठन सक्रिय था। इसके मुख्य नेता कौन थे? सियाराम सिंह। सियाराम दल की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? जन जागरण, हथियार का संग्रहण और दमनकारी पुलिस थाने का धावा बोलना। भागलपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की आर्थिक व भौतिक मदद के लिए किस दल का गठन किया गया था जो रात में पहरा देता था? परशुराम दल के मुख्य संस्थापक नेता कौन थे? परशुराम सिंह ही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के मुंगेर से गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल कर प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी अखबार का क्या नाम था? आज़ाद हिंदुस्तान। भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार के मुंगेर से गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल कर प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी अखबार का नाम क्या था? आज़ाद हिंदुस्तान। बिहार में किस तिथि को गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की जा सके? 15 जून 1944 ईस्वी को। बिहार में किस तिथि या माह को लोहिया दिवस या जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? अप्रैल 1946 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन और राजनीतिक घटना चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? अनुग्रह नारायण सिंह को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता को जनता के लोकनायक की उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं के सशक्त नेतृत्व का मुख्य केंद्र कौन सा जिला था? गया और भागलपुर महिलाओं के सशक्त नेतृत्व का मुख्य केंद्र था। हजारीबाग जेल में से भागने के बाद सूरज नारायण सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में अपनी गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी? उत्तरी बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र में। ब्रिटिश सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार 1942 के आंदोलन में संपूर्ण बिहार में कुल कितने लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए थे? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 134 लोग। बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तारापुर शहीद स्टेशन रख दिया था? मुंगेर तारापुर में।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार करने और बंदियों की पैरवी के लिए कौन सा संगठन बनाया था? लीगल एंड कमेटी। आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध बिहारी विधि विशेषज्ञ ने एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद से ब्रिटिश दमन के विरोध में इस्तीफा दे दिया था? बलदेव सहाय ने बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा कब दिया था? 29 अगस्त 1942 को। बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा कब दिया था? 29 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में बांका वर्तमान में जिला है एक किस बड़े जिले का एक प्रमुख अनुमंडल था जहां भारी विद्रोह हुआ था? भागलपुर जिले का। बांका पहले भागलपुर जिले का अनुमंडल था, अब अलग जिला है वो। 1942 की बात ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ते के गुर्रिल्ले को ट्रेनिंग देने के लिए धन की व्यवस्था मुख्य रूप से कैसे की जाती थी? सरकारी डाकघरों, खजानों और ब्रिटिश समर्थक अमीरों को लूटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ते के किस सदस्य को बम और विस्फोटक बनाने का सबसे बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था? योगेंद्र शुक्ला को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर में विद्रोह का नेतृत्व किस महिला नेता ने की थी? रामस्वरूपा देवी ने विद्रोह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर में विद्रोह का नेतृत्व किस महिला नेता ने की थी? रामस्वरूपा देवी ने। भागलपुर में सियाराम सिंह के दल ने किस वर्ष एक समानांतर और सशक्त पुलिस बल की स्थापना की थी? 1943 के मध्य में। आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र को गुप्त स्थानों पर छापने के लिए किस मशीन का उपयोग किया गया था? साइक्लो स्टाइल मशीन का। 1942 के दौरान बिहार की किस जेल को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए सबसे कड़ा यातना गृह बना दिया था? बक्सर और हजारीबाग जेल को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना का कौन सा मैदान राजनीतिक गतिविधियों और विशाल सभाओं का मुख्य केंद्र बना? बांकीपुर मैदान, वर्तमान में गांधी मैदान को पहले बांकीपुर मैदान बोलते थे, अभी वर्तमान का गांधी मैदान है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना का कौन सा मैदान राजनीतिक गतिविधियों और विशाल सभाओं का मुख्य केंद्र था? तो बांकीपुर मैदान, अभी का गांधी मैदान जिसे बोलते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान सारण जिले में किस नेता के नेतृत्व में थानों को जलाया गया और समानांतर शासन प्रयास हुआ? जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। कौन? सारण जिले की बात हो रही है। जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। जगलाल चौधरी ने सारण के किस प्रमुख पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? गोरखा पुलिस स्टेशन पे। बिहार के किस जिले को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा घर कहा गया था? मुंगेर और सारण को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा में छात्र आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने। आंदोलन के समय बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी सेना के आने की गुप्त सूचनाएं पहुंचने के लिए किस माध्यम का उपयोग होता था? विशेष प्रकार के ढोल बजाकर या शंखनाद द्वारा। बिहार में 1942 के आंदोलन के दौरान कुल कितने रेलवे स्टेशन को आंदोलनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया था? लगभग 60 से अधिक स्टेशनों को। किस ब्रिटिश वायसराय ने यह स्वीकार किया था कि 1942 का बिहार विद्रोह 1857 के गदर के बाद का सबसे गंभीर और बड़ा विद्रोह था? लॉर्ड लिथगो ने। चलो, किसी को तो समझ में आया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार के किस आदिवासी क्षेत्र में ताना भगत आंदोलनकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? छोटा नागपुर क्षेत्र, जो तत्कालीन बिहार का हिस्सा है। वर्ष 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार में ब्रिटिश प्रशासन ने उग्र दमन के लिए मुख्य रूप से किस सैन्य रेजिमेंट को तैनात किया था? बलोच और गोरखा रेजिमेंट को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस बिहारी महिला ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की कमाई पर राखी बांधकर थाने का तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी थी? शारदा देवी, सारण जिले में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस बिहारी महिला ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की कलाई पर राखी बांधकर थाने पर तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी थी? शारदा देवी, सारण जिला की थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1942 के आंदोलन के दौरान किस जेल में नजरबंद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। अनुग्रह नारायण सिंह को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पटना से। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अपनी अंतिम महत्वपूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की थी? सदाकत आश्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की संविधान सभा और बिहार। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1946 में। भारतीय संविधान सभा में तत्कालीन बिहार, झारखंड सहित के कुल कितने सदस्य शामिल थे? 36 सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध भारत के किस राज्य से था जिसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है? बिहार से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका सर्वसम्मति को चुनाव किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में बिहार से शामिल होने वाले प्रमुख दलित नेता कौन थे जो बाद में अंतरिम सरकार में भारत के पहले श्रम मंत्री बने थे? बाबू जगजीवन राम। संविधान सभा के अत्यंत महत्वपूर्ण नियम समिति
और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस प्रसिद्ध राजनेता को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे विश्वसनीय सहयोगी और आधुनिक बिहार का शिल्पकार माना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। संविधान सभा के सदस्य रामनंदन मिश्र ने बिहार की प्रांतीय असेंबली में किस पार्टी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। संविधान सभा के गठन के समय 1946 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्हें तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बाबू। अस्वस्थता के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिल्ली नहीं जा सके, तो संविधान के अंतिम ड्राफ्ट पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए मूल प्रति को कहाँ लाया गया था? पटना, उनके निवास स्थान पे, जो वर्तमान में सिन्हा लाइब्रेरी है। संविधान सभा में बिहार के सदस्यों ने मुख्य रूप से किन संवैधानिक विषयों पर सबसे प्रख्यातता से अपनी आवाज़ उठाई थी? सामाजिक न्याय, प्रांतीय अधिकार और जमींदारी उन्मूलन का वैधानिक प्रावधान पर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ, जिसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को।